नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट का सहयोग करें। नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विशाल चौरसिया आज वाराणसी के कैंट विधानसभा के विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी से आपकी मुलाकात करा रहे हैं और आज की मुलाकात का बस एक छोटा उद्देश्य है। इधर उधर की बात न करते हुए आपसे मैं सीधा सवाल यह करूंगा कि आपका जो स्वयं का विधानसभा विधायक के तौर पर कार्यकाल रहा, लगभग 8 साल हो गया। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए दर्शकों बता दूं कि आपने राजनीति को बचपन से देखा है। आपके माता पिता स्वयं राजनीति में रहे हैं, विधायक मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में इनका अनुभव ही ज्यादा होगा। लेकिन उस अनुभव का आपने कैसे उपयोग करके अपने विधानसभा का कैसे विकास किया है, और वो भी उस समय जब आप विधायक बने तो सरकार भी आपकी ही आई, और ऐसे व्यक्ति की सरकार आई जो बाबा होते हुए बुलडोजर बाबा, जो शायद कहीं भी ऐसे बाबा का नाम नहीं आया है, उस सरकार के विधायक हैं। सौरभ जी, आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि क्या कार्य हुआ, लेकिन उसके पहले थोड़ा दर्शकों जानकारी हो जाए कि विधायकों को अधिकार क्या होते हैं। क्योंकि जो दर्शक हमेशा ये कहते हैं कि कोई नेता पे या किसी पे भी, चाहे वो कितना काम कर ले, वो कहते हैं कि ये काम नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए, चुनाव से उन्होंने वादा ऐसा ऐसा किया था। और ये भी एक सच्चाई है कि मैं पत्रकार हूं, चुनाव जीतने के लिए बहुत से ऐसे वादे हो भी जाते हैं कि कैसे हमको कुछ वोट मिल जाओ, मेरी नैया ये पार हो जाए। और हर पार्टी के जो भी चुनाव लड़ते हैं उस समय के प्रत्याशी ऐसा करते हैं, पार्टियां भी ऐसी करती हैं। तो आपका जब तक दर्शक ये नहीं जानेंगे कि आपके अधिकार क्षेत्र में क्या है, क्योंकि अगर मंत्री है तो उसका एक अलग अधिकार क्षेत्र होता है, मुख्यमंत्री का पूरा प्रदेश हो जाता है, तो सिर्फ विधायक जो है उसका क्या अधिकार होता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दे दूं कि विधायक के अधिकार क्या होते हैं। अधिकार नहीं, आपको पूछना चाहिए विधायक के कर्तव्य क्या होते हैं। दरअसल विधायक का पहला कर्तव्य यही होता है कि वह विधानसभा में बैठकर प्रदेश के लिए कानून बनाए। किन कानूनों के हिसाब से सरकार प्रशासन काम करेंगे, तो पहला काम हमारा होता है कानून बनाना। लेकिन ये किताबी बात है। दरअसल कोई भी विधायक अपने क्षेत्र के रहने वाले सभी मतदाताओं, सभी परिवारों के लिए एक उनके परिवार के सदस्य के रूप में, किसी के अभिभावक के रूप में, किसी के भाई के रूप में, किसी के पुत्र के रूप में काम करता है। हम एक बहुत बड़े परिवार के अभिभावक हो जाते हैं और उनके परिवारों में बरही से लेकर तरही तक, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक, सब जगह हमारा संपर्क उनसे रहता है, सब जगह हमारा दखल रहता है। तो बेसिकली हमें तो कानून बनाना होता है। कानून बनाने के साथ एक हमें छोटी सी विधायक निधि मिलती है, कुछ और निधियां होती हैं जिनसे हम विकास के कार्य भी करा सकते हैं, तो विकास के कार्य भी हम कराते हैं। लेकिन जैसे जनता हर छोटी छोटी बात पे विधायक को खोजती है, सीवर, नली, नाला, ये सब के लिए जिम्मेदार होते हैं महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष। देहात के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष और नगर के लिए महापौर। इनके पास बड़ी राशि होती है, ये बड़े पैमाने पर आपका कार्य कर सकते हैं। लेकिन चूंकि विधायक हर जगह इन्वॉल्व रहता है और विधायक से सबका संपर्क रहता है, इसलिए लोग विधायक से आशा करते हैं और विधायक भी पूरी तन्मयता से प्रयास करके सरकार के अलग अलग विभागों से, अलग अलग मंत्रियों से, इवन महापौर से, जिला पंचायत अध्यक्ष से भी बात करके अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास कार्य कराने का प्रयास करते हैं। अब आपने कहा चुनाव में वादे हो जाते हैं, तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं, अपने परिवार के बारे में बता दूं। हम लोग, पिताजी पहली बार 1977 में चुनाव लड़े थे। अभी हम लोग 2024 में बैठे हैं, 2025 हम 25 आ गया। हम लोग आज तक कभी चुनाव में कोई वादा नहीं किया,
किसी ने अपना काम कहा भी तो हमने यही कहा कि हम इसका प्रयास करेंगे। अगर हम चुन लिए जाते हैं तो हम इसका प्रयास करेंगे। हमने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हम इसे करवा देंगे। आप चुनावी वीडियो निकाल लें, चुनावी हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो निकाल लें, सोशल मीडिया खंगाल लें, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि हमने कोई वादा किया हो। हम हर काम के लिए कहते हैं कि हम प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम प्रयास करते हैं। कोई भी विधायक अपने क्षेत्र का विकास तब तक नहीं कर सकता जब तक जो सरकार है उसकी नीयत ना हो। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब से विधायक बना, मुझे प्रधानमंत्री के रूप में हमारे सांसद, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मिले और मुख्यमंत्री के रूप में महाराज योगी आदित्यनाथ जी मिले। ये दोनों ही लोग विकास की सदैव चिंता करने वाले लोग हैं और इन दोनों लोगों के कारण, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इसके कारण हमने जो भी प्रस्ताव दिए लगभग सभी स्वीकृत हुए। लगभग उनमें से कई पर काम पूरा हो चुका है और कई पर काम चल रहा है। कुछ परियोजनाएं भविष्य में भी आने वाली हैं। तो ये सरकार होने का मुझे लाभ मिला कि पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में रिकॉर्ड 71 अरब के विकास कार्य कैंट विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं। कैंट विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल चमक रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। आपने 71,000 करोड़ का जिक्र किया, तो थोड़ा सा दर्शकों ये बताइए, इसमें से 71,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक मद में नहीं आएंगे, तो किन किन प्रमुख मद में आए और कौन से प्रमुख कार्य ऐसे हुए कि उसको वहां की जनता भी देखे, तो उसमें अगर कोई जाए तो उसको लगे कि हाँ। देखिए, मेरे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या थी यातायात की और बिल्कुल ट्रैफिक जाम रहता था, दिक्कत रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले इस समस्या पर ध्यान दिया। आपको याद होगा, आप चूंकि पत्रकार हैं, लोकतंत्र के खंभे आप भी हैं, सन 2002 में वाराणसी से रामनगर को जोड़ने के लिए एक पुल का शिलान्यास हुआ था। 2002 से 2007 तक मुलायम सिंह जी की सपा की सरकार चली गई, 7 से 12 तक मायावती जी की बसपा की सरकार चली गई और 12 से 17 तक पुनः अखिलेश यादव जी की सरकार आकर चली गई। 15 वर्षों में पुल नहीं बन पाया और जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, रिकॉर्ड 8 महीने में पुल बनकर तैयार हो गया। ऊपर से दबाव था इसे जल्दी करने के लिए और मैं भी लगभग अल्टरनेट डे वहां जाता था कि आज आपने क्या प्रगति कर ली बताइए। फल यह हुआ कि 8 महीने में पुल बनकर तैयार हो गया। आज वाराणसी से रामनगर की यात्रा बड़ी आसान हो गई। पहले वो पीपे के पुल से जाते थे, हमेशा पीपे के पुल पे जाम लग जाता था। इसी तरह से कैंट रेलवे स्टेशन के सामने जाम रहता था, कैंट रेलवे स्टेशन के सामने एक फ्लाईओवर बन गया। आपको याद होगा महमूदगंज मंदवाड़ी रेलवे क्रॉसिंग की क्या स्थिति रहती थी, घंटों लोग जाम में फंसे रहते थे, वहां भी पुल बनकर तैयार हो गया। यहां से कचहरी जाना, एयरपोर्ट जाना घंटों का विषय था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के शिवदासपुर से पुल उठाकर फुलवरिया तक होते हुए शिवपुर तक पहुंचा दिया। आज एयरपोर्ट जाने के लिए, कचहरी जाने के लिए पूरी आबादी इधर से जा रही है और चौकाघाट आंध्रा पुल का जाम समाप्त हो गया। इतने सारे पुल बनने के बाद मैंने प्रस्ताव दिया, मड़वाड़ी चौराहा जाम होता है, तो मड़वाड़ी चौराहे पे फ्लाईओवर स्वीकृत हो गया, बहुत जल्दी उस पर काम होने जा रहा है। फिर भिखारीपुर तिराहे का मैंने बताया था, भिखारीपुर तिराहे पे 3 लेन का पुल स्वीकृत हो गया, वो भी तुरंत काम शुरू होने जा रहा है। उससे मड़वाड़ी से आने वाले अमरा जिनको जाना है, ऊपर ही ऊपर सीधे अमरा निकल जाएंगे, जिनको बीएचयू जाना है ऊपर ही ऊपर बीएचयू चल जाएंगे, तो नीचे ट्रैफिक नाम मात्र का रह जाएगा। इसी तरह से मैंने सुंदरपुर का प्रस्ताव दिया है, नरिया का दिया है और बीएचयू सिंहद्वार का दिया है। क्योंकि बीएचयू सिंहद्वार बहुत एक काशी की धरोहर है, महामना की प्रतिमा वहां है, इसलिए वहां हम पुल नहीं बना सकते, वहां मैंने अंडरपास बनाने का सुझाव दिया है। ये तीनों होने के बाद हमारे लंका से लेके, भगवानपुर से लेके एयरपोर्ट तक का रास्ता बिल्कुल एक तरह से एलिवेटेड रोड मिलेगी, ना कोई चौराहा मिलेगा, ना कोई रेलवे क्रॉसिंग मिलेगी। ये बहुत बड़ा काम है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मोदी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से हो रहा है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी को इससे भी संतोष नहीं हुआ, तो मेरे विधानसभा का क्षेत्र का जो बिल्कुल डेंस आबादी वाला एरिया है, उसमें उन्होंने रोपवे परियोजना दे दी। कैंट रेलवे स्टेशन से शुरू होगा और सिगरा रथ यात्रा होते हुए, लक्सा होते हुए ये गोदलिया चौराहे तक जाएगा। इससे बहुत बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु पर्यटक 40 फीट की ऊंचाई से यात्रा कर सकेंगे, उन्हें काशी को ऊपर से देखने का भी अवसर मिलेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा काम मोदी जी ने किया। ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये जो यातायात को लेकर समस्या थी, ये हमारी सरकार ने दूर कर दी। दूसरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र की बड़ी समस्या थी, भगवानपुर क्षेत्र में बाढ़ आती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्लीपर गेट दिया सामने घाट पर, और उस स्लीपर गेट के लगने के बाद से 2 बार बाढ़ आ चुकी है। मेरे क्षेत्र में एक बूंद पानी का नहीं आया, मेरा क्षेत्र बाढ़ से मुक्त हो गया। इसी तरह से मेरे क्षेत्र की समस्या थी, प्राथमिक विद्यालय बहुत बुरे हाल में थे, प्राथमिक विद्यालयों की हालत खराब थी। इतना सुंदर कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज बनाया, आप जाके देख सकते हैं, जहां वो छतें चूती थी, फर्नीचर नहीं था, वहां हर क्लास में फर्नीचर, वो भी रंग बिरंगे फर्नीचर, वहां एलईडी स्क्रीन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर लैब, 2 मंजिला बिल्डिंग, बड़ा ही जबरदस्त, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल हो ऐसा बना के दे दिया है। जिसमें आपने उदाहरण का, मेरी बेटी वहीं पढ़ती थी उस समय जी। तो आपकी बेटी खुद ही गर्व महसूस करती होगी। उद्घाटन करने जब गए थे उस समय पढ़ती, तब तो निवेदिता में चली गई। तो इतना सुंदर कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज बन गया। अब आपकी बेटी पढ़ती थी तो आप छोड़ने जाते होंगे, तो आपने पहले का हाल भी देखा होगा, बाद का हाल भी देखा होगा। उस तरह से और भी विद्यालय अपने काशी में बने हैं। एक और समस्या थी, मेरी विधानसभा में बड़ी आबादी बिहार के सम्मानित नागरिकों की रहती है। छठ पूजा के दौरान उन्हें कच्चे घाट पर जाना पड़ता था। हम भाजपा कार्यकर्ता फावड़े से काट के सीढ़ियां बनाते थे और उन मिट्टी के कच्चे घाटों पर सीढ़ियां बनाकर वो छठ पूजा करते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी और हमारे पर्यटन मंत्री रघुवीर सिंह जी की कृपा से सामने घाट में एक और रामनगर में एक, 2-2 घाट बनकर तैयार हो गए हैं। इन घाटों की वजह से हमारे बिहार के लोग और काशी के लोग भी छठ पूजा पक्के घाट पे मना रहे हैं। आपको याद होगा कि पहले 84 की 84 घाटों की क्या दशा थी, किस बुरे हाल में थे वो। वहां आपके पशु लौटते थे, गंदगी होती थी। आदरणीय मोदी जी ने 84 के 84 घाट स्वच्छ करा दिए, अलग अलग कंपनियों को CSR में देके उसका मैनेजमेंट करा दिया। अब वो घाट बिल्कुल साफ रहते हैं। तो एक तरह से बड़ी बड़ी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो गया है। कुछ आगे पाइपलाइन में है। हमारे ये 2 रेलवे क्रॉसिंग बंद हुए, 4 नंबर 3 नंबर, इससे लोगों को दिक्कत आती थी। अंतर्गृह मार्ग की या महिलाओं को, हमारी बहनों को दिक्कत आती थी। हमारे रेल मंत्री जी की कृपा से एक अंडरपास और एक फुट ओवरब्रिज ये स्वीकृत हो गया है। लगभग 18 करोड़ की लागत है दोनों की। ये भी तुरंत काम शुरू होने जा रहा है। एक पॉपुलर अस्पताल के सामने अंडरपास और एक मंडवाड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास फुट ओवरब्रिज, इनके बनने के बाद जो ये मोहल्ले के लोग जिनको बार बार इधर उधर करना होता है, आर पर जाना होता है, उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ये भी 2 बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं। इसी तरह से बड़ी परियोजनाओं की बात करें तो 416 करोड़ की लागत से बंदरगाह मेरे क्षेत्र में बना है। जिससे जल परिवहन संभव हो सका। हमारा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, जिसने न सिर्फ हमारी धर्म और आस्था का सम्मान किया, बल्कि काशी वासियों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि की। काशी में व्यापार कई गुने बढ़े में आ जाता है। अरे उसकी वजह से पूरे शहर के लोग लाभान्वित हुए हैं। वो कॉरिडोर दक्षिणी में आ गया है, आता है, लेकिन उसकी वजह से पूरे शहर के व्यापारी लाभान्वित हुए हैं। गली गली में, घरों घरों में पेइंग गेस्ट हाउस खुल गए हैं, जहां लोग आकर रहते हैं। तो वो लोग जो किराए पे देते थे और महीने का 10,000 कमाते थे, वो महीने का 1 लाख कमा रहे हैं। आपके रिक्शे वाले, टोटो वाले, आपके ठेले वाले, गुमटी वाले, रेस्टोरेंट वाले, ढाबे वाले, होटल वाले, पेइंग गेस्ट हाउस वाले, ट्रैवल एजेंसी वाले, साड़ी वाले, सबकी कमाई कई गुना बढ़ गई है। और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कारण हुई है। और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना संभव हुआ है जो बंदरगाह मेरे क्षेत्र में बना था उसकी वजह से, क्योंकि पत्थर के बड़े बड़े स्लैब आते थे, उनको शहर के रास्ते से ले जाना मुश्किल था। ये वहीं बंदरगाह पे आते थे और वहां से नाव के रास्ते ये मंदिर ले जाए जाते थे। तो उस बंदरगाह का बड़ा रोल है कॉरिडोर के बनने में। इसके अलावा भगवान न करे जीवन में कभी किसी को कैंसर हो, मैं तो कहूंगा किसी को जुकाम भी ना हो, लेकिन हो जाता था तो मुंबई दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ती थी। आज कैंसर का इलाज काशी में ही हो रहा है। काशी में ही होमी भाभा कैंसर अस्पताल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुलवा दिया है। और जैसी चिकित्सा दिल्ली मुंबई में होती है, वैसी चिकित्सा अब काशी में हो रही है। मेरे क्षेत्र में ही खुला है। ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी कृपा है हम काशी वासियों पर। ये तो आपने इसी तरह से मेरे क्षेत्र में
खेलकूद के क्षेत्र में आप ले लीजिए तो सिगरा स्टेडियम, आप पत्रकार हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम की क्या स्थिति थी, क्या आपसे छिपी है? आज स्विमिंग पूल वहां सिर्फ कुछ महीने चलता था, बारिश में बंद, जाड़े में बंद, आज 6 स्विमिंग पूल बन गए, ऑल वेदर है वो, जाड़े में भी चलेंगे, बारिश में भी चलेंगे, इंडोर गेम्स 28 हैं, क्रिकेट की भी एक पिच बना दी। तो ये इतना सुंदर संपूर्णानंद स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय बन गया, ये भी प्रधानमंत्री जी की देन है। आप रुद्राक्ष याद करिए, नगर निगम का प्रेक्षागृह, अगर आप बैठ गए तो उठते वक्त आपके खपड़े फटने तय थे, ऐसी टूटी फूटी कुर्सियां थी। आज वो पूर्वांचल का सबसे सुंदर कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष वहां बन गया, नगर निगम की नई बिल्डिंग बनने जा रही है। तो आप गिना नहीं सकते कितने काम मोदी जी ने करा दिए हैं। काशी का तो पूरा कायाकल्प कर दिया है। हमारे मड़वाड़ी रेलवे स्टेशन, वो किसी गांव देहात के रेलवे स्टेशन की तरह था, आज वो इतना सुंदर बनारस रेलवे स्टेशन बन गया है कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन होगा, जहां हर प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर है, हर प्लेटफॉर्म पर लिफ्ट है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, दूर से देखने को लगता है एयरपोर्ट बन गया है। ऐसा रेलवे स्टेशन मोदी जी ने बनवा दिया है। कुछ ऐसी चीजें हैं, मुझे उम्मीद है आप हो सकता प्रयास किए हों। आपके आवास के पास ही एक सगरा पोखरा नाम से है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें बहुत ज्यादा अतिक्रमण हो चुका है और उसके वजह से गंदा पानी भी कुछ लोग छोड़ रहे हैं, वहां बीमारियों का खतरा हो चुका है, बहुत ज्यादा मच्छर वगैरह वहां पर उत्पन्न होने लगे हैं। बहुत से लोगों ने उसमें सीवर अपना घर का उसमें मिला दिया है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में एक बहुत बड़े पैमाने पर जो हमारे जलाशय थे उनका कब्जा हुआ, उनमें कॉलोनियां बन गई, मकान बन गए, दुकानें बन गई और बहुत सारे जलाशयों को इन्होंने पाट दिया। देखिए, ये भूजल जो लेवल है उसके लिए जरूरी है कि जलाशय बने रहें। मैंने जैसे ही हमारे नए महापौर आए उनको एक सूची पकड़ाई, सगरा तालाब, सोनिया तालाब, देव पोखरी, ये जितने जलाशय हैं इन सबको हमें वापस से ठीक करना चाहिए, वापस से जलाशय का स्वरूप देना चाहिए, इनको संरक्षित करने चाहिए, क्योंकि ये जलाशय जितनी बड़ी मात्रा में रहेंगे उतना ही हमारा शहर ठीक चलेगा, हमारा भूगर्भ जल का लेवल भी ठीक रहेगा। महापौर महोदय ने बड़ा सराहनीय प्रयास किया भी है, देव पोखरी पर उन्होंने अवैध कब्जा हटाने का प्रयास किया, उसे ठीक किया है। इसी तरह से वो सोनिया तालाब को भी उन्होंने उस पर भी आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से सगरा तालाब का भी नंबर आएगा और इसे हम वापस ठीक करेंगे। ये तो आपने जो कार्य किया, अब जनता की एक मांग है जो कभी कभी पत्रकारों तक आ जाती है, जैसे प्रेक्षागृह टूट करके कन्वेंशन सेंटर बन गया, अच्छी बात है, लेकिन जो वो कुछ लोग ऐसे हैं इनका मकान गलियों में है, शादी विवाह के लिए पहले प्रेक्षागृह सस्ते मिल जाता था, अब यह है कि कई लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसा भी विधायक जी या कोई सरकार द्वारा कोई ऐसा हॉल या ऐसा कोई चीज बनाया जाए, कैसे कोई लॉन वगैरह, जिसका भले छोटा ही हो लेकिन ऐसा शेड हो कि कभी बारिश भी हो जाए तो वहां सारी रुकावट ना हो। तो ऐसे लोग जनता की मांग। देखिए, जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत है, उन्हें तो सामूहिक शादी विवाह कार्य में जाना चाहिए, जहां उन्हें बड़ी एक रकम पैसा भी मिलता है, बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं। हम विधायक लोग भी, मंत्री लोग भी वहां जाते हैं, अपने पास से भी देते हैं, सरकार का भी पैसा आता है। जो उसके ऊपर के लोग हैं जो सामूहिक में नहीं जाना चाहते, उनके लिए हम लोग मोहल्ले मोहल्ले में सामुदायिक विवाह घर बनवा रहे हैं। मैंने अपने क्षेत्र में कई बनवा दिए हैं और अभी इस पॉडकास्ट के शुरू होने के पहले एक पेपर आपको देख रहे होंगे आया था, उसमें भी एक सामुदायिक केंद्र बनने जा रहा है। तो इन सामुदायिक विवाह केंद्रों में अपने विवाह कर सकते हैं। रहा सवाल प्रेक्षागृह का, तो वो इतना अच्छा और इतना भव्य बना है, उसकी मेंटेनेंस के लिए जितने शुल्क की जरूरत है वो रखना सरकार की मजबूरी है। कुछ गलियां ऐसी भी हैं और ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे वो बहुत पुरानी गलियां हैं, अभी भी पूरी तरह सीवर लाइन जो है कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जा रही है। पूरा उसकी वजह है कि 30-40 साल पहले के पाइप है जी, एक बदला चुका है कुछ। मैं आपको बताता हूँ, पूर्व की सरकारों ने एक बड़ा पाप किया है। देखिए, जब भी सीवर लाइन की योजना पास होती है अलग होती है, पेयजल लाइन की अलग होती है, दोनों ही लाइनों के लिए अलग से खुदाई करने, अलग से लाइन बिछाने का पैसा पास होता है। लेकिन पूर्व की सरकारों ने काशी में एक बड़ा पाप किया, वो ये किया कि सीवर लाइन की जो खुदाई की उसी लाइन में अंदर पेयजल लाइन भी डाल दी, जिससे दोबारा खोदना ना पड़े, अलग से पैसा ना खर्च हो। उन्होंने अपना पैसा बचा लिया और हम काशी वासियों को हमेशा के लिए मुसीबत में छोड़ दिया। अब होता क्या है, जब सीवर लाइन जाम होती है तो उसका पानी ऊपर आता है
और ये जो पुरानी पेयजल लाइनें लोहे की हैं, इनमें मूर्छा लगता है। मूर्छे के थ्रू धीरे धीरे फिर ये लाइन में छेद हो जाते हैं और इन्हीं छेदों से मलजल युक्त सीवर का पानी पेयजल पाइपलाइन में प्रवेश कर जाता है और जब सप्लाई शुरू होती है तो सबसे पहले वही गंदा पानी आता है। हमने बहुत दिन से हम सरकार से इसके समाधान की मांग कर रहे थे और ये बड़े हर्ष का विषय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से काशी वासियों को बताना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के 14 वार्ड इसमें चयनित हो गए हैं, जहां पूरी सीवर लाइन नहीं, पूरी पीने के पानी की लाइन नहीं। ये काम बहुत जल्दी शुरू होने जा रहा है, टेंडर प्रोसेस में है और ये काम कंप्लीट होने के बाद आपको कहीं से सीवर और दूषित पेयजल की समस्या सुनाई ही नहीं देगी। ऐसा एक ये होता है कि भाई आपने ये कार्य किया, लेकिन हर विधायक हो या कोई व्यक्ति हो, उसकी एक तमन्ना होती है कि मेरे कार्यकाल में ये कार्य हो जाना चाहिए, ये मेरी तमन्ना है, भी इसका बजट नहीं मिल पाया या प्रस्ताव भी हमारे सामने देर में आया। आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा में ऐसा कौन सा कार्य है जो होना भी चाहिए और बाकी है और आपकी तमन्ना है वो हो? देखिए, जो बड़े बड़े काम की मैंने तमन्ना की थी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने लगभग सभी पूरे कर दिए। फिर भी अगर आप पूछेंगे कि और क्या मेरी तमन्ना है, तो मेरी तमन्ना ये है कि जैसा कंपोजिट विद्यालय महमूदगंज बना है, ऐसे ही जितने प्राथमिक विद्यालय हैं सब इसी तर्ज पे उन्नत हो जाएं, सब में इसी तर्ज पे बच्चों के लिए सुविधाएं हो जाएं और सारे प्राथमिक विद्यालय उन्नत हो जाएं। पहली तमन्ना, जिससे हमारे बच्चों को बचपन से अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनका भविष्य उज्जवल हो, क्योंकि उनका भविष्य उज्जवल होगा तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। दूसरा, बड़े क्षेत्र में एक अस्सी नदी बहती है और उसी अस्सी नदी से जब बाढ़ आती है तो 80 नगवा आदि क्षेत्रों में बाढ़ का पानी आता है जो लंबे समय तक लोगों को परेशान करता है। तो मेरा एक ये मानना है कि अस्सी नदी का पुनरुद्धार तो होना ही चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जब मां गंगा के जल में बाढ़ आए तो एक फ्लिपर गेट उस अस्सी नदी के मुहाने पर भी हो, जो उधर से मां गंगा का जल शहर में प्रवेश न करने दे, जिससे शहर की क्षेत्र बाढ़ से, भगवानपुर सामने घाट तो पूरी तरह से मुक्त हो गया है, ये क्षेत्र भी मुक्त हो जाए। तीसरा, मैंने आपको बताया यातायात को लेकर जो बचा हुआ है, सुंदरपुर पर एक फ्लाईओवर, नदिया पर एक फ्लाईओवर और लंका सिंहद्वार पर एक अंडरपास, ये मेरी तमन्ना है कि ये पूरी हो जाए, जिससे मेरे क्षेत्र में यातायात की समस्या न रह जाए। चौथा, मैं चाहता हूं जो हमारा रथ यात्रा महमूदगंज मार्ग है, ये बड़ा ही व्यस्त मार्ग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण मार्ग है। इवन प्रयागराज की तरफ से आने वाले सारे लोग इसी रास्ते से शहर में जाते हैं, तो इस रास्ते में कुछ जगह पर बोटलनेक पड़ता है, तो मैं चाहता हूं सरकार उसे अधिग्रहित करे। उसका मैंने प्रस्ताव डाल भी दिया, बातचीत चल रही है और इस सड़क का भी चौड़ीकरण हो जाए, जिससे इस सड़क पर ट्रैफिक की कभी समस्या ना हो। एक समस्या और है, वो आज से नहीं है और आप लोग चाहेंगे तो समाधान हो जाएगा। कैंट रेलवे स्टेशन से खासकर बीएचयू जाने वाले मार्ग पे सुबह सुबह खासकर जो सब्जी फल के व्यवसायी हैं, सब व्यवस्था देने के बाद भी सड़कों पे आ जाते हैं, अतिक्रमण की तरफ हो जाता है और यातायात अवरुद्ध होने लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत उसकी होती है जो किसी वजह से बाहर से आया, एम्बुलेंस भी नहीं है कि उसके सारे से लोग हट जाए, वो गाड़ियां कभी कभी फंस जाती हैं, जैसे ऑटो है या इस टाइप के रिक्शे वगैरह हैं, तो ये अतिक्रमण कुछ ना कुछ हो रहा है। मैंने एक बार प्रस्तावित किया था कि भारत माता मंदिर के जमीन अंदर एक तरफ जो किनारे वाली है, सिंगड़ा थाने की तरफ वाली, उसका कुछ हिस्सा किसी तरह से लेकर अधिग्रहित करके सब्जी मंडी बना दी जाए और ये सारे सब्जी के दुकानदारों को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। वो फिलहाल अभी हो नहीं पाया, तो हम लोग और कुछ जमीन देख रहे हैं। देखिए, हमें सड़क भी चलानी है और हमें रोजगार भी चलाना है। ये जो सब्जी विक्रेता हैं, निश्चित रूप से इनमें से कुछ गलत हैं, जो सड़क पर काफी आगे बढ़कर लगा देते हैं, जिससे ट्रैफिक अवरुद्ध होता है। प्रशासन ने समय समय पर इन्हें पीछे करके एक लाइन खींचने का काम किया है कि इस लाइन के आगे ना है। हमें सड़क भी चलानी है और हमें रोजगार भी देखना है। ये पथ विक्रेता जो हमारे भाई हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा अंग है। इनकी वजह से एक बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना है कि इनका रोजगार भी चले और ट्रैफिक भी चले। हम आपके इस सुझाव पर निश्चित रूप से काम करेंगे और इसका कोई समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप समाज के उन वर्गों का भी ध्यान रखते हुए विकास का कार्य कराएंगे और पत्रकार होने नाते
मैं यही उम्मीद करता हूं कि समाज में शिक्षा में कुछ ऐसे भी बदलाव हो जिसमें जो हमारी शिक्षा नीति है, सच बताएं तो हम लोग भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैकाले के भूत वाली पढ़ाई आज भी जिंदा है। और इसमें बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा भर दिया गया है कि बस नौकरी या इस टाइप की शिक्षा में उनको सिर्फ नौकरी ही करनी है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से एक नई नीति बनवाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं, कभी कभी ऐसी खबर जब आती है तो लिखने में खुद तकलीफ होता है। किसी का लड़का फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, ये हम लोग को तकलीफ बात होती है कि हम लोग भी बच्चे वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने माध्यम से सरकार को ये सुझाव दें और इसमें धार्मिक लोगों को जरूर जोड़ें। मैं ये नहीं कहूँ कि हिंदू को ही, उन धार्मिक लोगों को जरूर जोड़ें कि शिक्षा में धर्म कर्म इनकी भी जानकारी हो और बच्चे सिर्फ नौकरी वाली शिक्षा न हो, रोजगार पर, जिसको कहा जाता है कि इसको दिमाग में ये भर जाए कि मैं ये करके ये रोजगार भी कर सकता हूँ। हम लोग ऐसा चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी बातों को, हमारी बातों को, ये जनता की बात है, ये सरकार तक जरूर पहुंचाए। देखिए, कम से कम अपने क्षेत्र में मैं जब भी किसी विद्यालय में जाता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी शिक्षिका का बेटा हूँ, मेरी माँ एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल थी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड थी, तो मैं अपने क्षेत्र में जब भी किसी विद्यालय में जाता हूँ मैं एक काम अवश्य करता हूँ। मैं वहाँ की जो अध्यापिकाएं हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनसे ये कहता हूँ कि आप सिर्फ इन्हें सिलेबस मत पढ़ाइए, आप इन्हें प्रतिदिन एक न एक महापुरुष की जीवन गाथा जरूर सुनाइए। उन्हें बताइए कैसे इस व्यक्ति ने अपने जीवन से राष्ट्र को ऊपर समझा, राष्ट्र धर्म का निर्वहन कैसे किया। इन बच्चों के मन में अनुशासन का पाठ जगाइए, इन बच्चों के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव जगाइए, नेशन फर्स्ट की फीलिंग जगाइए, और इन बच्चों को कभी भी नंबर गेम में मत फंसाइए। मैं उदाहरण ऐसे देता हूं कि जैसे हमारा हाथ है, ये पांचों उंगलियों का शेप और साइज अलग है, और जब इनका शेप और साइज अलग है तो हमारी मुट्ठी अच्छी बनती है। अगर इन उंगलियों को एक बराबर कर दिया जाएगा तो मुट्ठी बनेगी नहीं। इसी तरह से हमारे बच्चों की भी प्रतिभा क्षमता अलग अलग है। हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा आईएएस नहीं बन सकता। तो बच्चे के अंदर जैसी प्रतिभा होगी, जैसी क्षमता होगी और जिस काम में उसको रुचि होगी, उसी काम की तरफ उसे बढ़ाइए, ना उसे नंबर गेम में फंसाइए, ना कोई नंबर कम आने पर उसकी खिंचाई करिए, उसको प्रोत्साहित करिए। ठीक है बेटा, इस बार इतना नंबर आया, बहुत अच्छा, अगली बार और अच्छा प्रयास करना। तो ये मैं अपने क्षेत्र में तो नियमित रूप से करता हूं, और आपने आज इस विषय को उठाया है, मैं निश्चित रूप से सरकार को इसका सुझाव दूंगा कि इस तरह की शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करें, जिससे हमारे बच्चे सिर्फ साक्षर न बने, शिक्षित बने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।